नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 अलवर जिले के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रश्न पत्र का पूर्णांक है 34 नंबर का तथा समय हमें मिलेगा 2 घंटे और 45 मिनट। इस प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न है, जिसमें से 1 से लेकर जो 15 तक के क्वेश्चन है वो एक एक अंक के हैं। 16 से लेकर 21 तक 1.5 के हैं और 22 से 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 2.5 मार्क्स के होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व की विमा है। आयतन आवेश घनत्व को रो से पुट करते हैं। आवेश बट्टे में आयतन के इक्वल होता है। आवेश बट्टे में आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो यहाँ से आवेश की विमा और आयतन की विमा रो की विमा की इक्वल होगी, तो रो की विमा वही होगी जो हमारे पास में Q बट्टे में V की विमा होगी। तो Q यहाँ पर आवेश है, आवेश की विमा हो जाएगी A1T1, आयतन की विमा हो गई है L3। तो यहाँ से आप देखेंगे कि गौर करके देखिए, L की घात होनी चाहिए, ये बट्टे से जब ऊपर जाएगी तो L की घात -3, T की घात 1, A की घात -1। तो यहाँ से आप देखिए L की घात -3, T की घात 1, A की घात भी 1, तो L -3 इसमें है T1 A1। तो इसमें स ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए भुजा के किसी घन के एक कोने पर बिंदु आवेश क्यों रखा जाए तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ से देखिए कि जैसे हम यदि बात करें कि किसी घन के केंद्र पर या घन के अंदर यदि कोई आवेश रखा होता है तो जो फ्लक्स है फाई बराबर होता है Q बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। और यदि यही जो आवेश है वो इसके किसी एक फलक के ऊपर रख दिया जाता है तो आधा फ्लक्स इसमें से गुजरता है, आधा इसके संगत जो दूसरा यदि हम कंसीडर कर लें गाउसी पृष्ठ तो उसमें से गुजरता है। इसी प्रकार से यदि इसके किनारे पर रख दें तो चौथा हिस्सा गुजर पाएगा, और यदि हम शीर्ष पर किसी आवेश को रख दें तो इस घन से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो 8वें हिस्से से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे इस घन में से पारित जो विद्युत फ्लक्स है वो Q बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तत्पश्चात इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा, हमारे पास में कोई विद्युत द्विध्रुव दे रखा है और उसकी अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विभव किस प्रकार से परिवर्तित होता है। देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत विभव का जो सूत्र है वो हमारे पास में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r²। क्लियर। यहाँ पर देखिए अक्ष पर है बिंदु, तो अक्ष पर तो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और कोस 0 की जो वैल्यू है वो 1 होती है। देन यहाँ से हमारे पास में ये P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में r², तो जो V है वो 1/r² के समानुपाती होगा। तो यहाँ से इसमें स ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण है
तो देखिए दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है, तत्पश्चात इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। इसमें ब ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध मापन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर की सहायता से हम ताप का मापन करते हैं। गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम धारा का संसूचन करते हैं। वोल्टमीटर की सहायता से वोल्टता मापते हैं। तो इसमें व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात इसमें स ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है किरचॉफ के प्रथम व द्वितीय नियम सिद्ध करते हैं। पहला नियम में आवेश संरक्षित रहता है, दूसरे नियम में ऊर्जा संरक्षित रहती है। तत्पश्चात इसमें ए ऑप्शन आएगा। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए कि एक प्रणालिका में कैपिटल आई धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है। प्रणालिका की लंबाई व फेरों की संख्या को दुगुना करने पर वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए प्रवाहित धारा क्या होगी? तो देखिए किसी प्रणालिका के कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B बराबर होता है μ0 Ni। तो जब I धारा प्रवाहित करते हैं तो इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हमें इसकी दूसरी कंडीशन में ये कहा गया है कि यदि इसकी लंबाई, देखो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं μ0 कैपिटल N I अपॉन में L, क्योंकि ये जो स्मॉल n है वो कैपिटल N बट्टे में L के इक्वल भी लिखा जा सकता है। अर्थात फेरों की संख्या अपॉन जो लंबाई है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यही है स्मॉल n। हमें दूसरी स्थिति में क्या कहा गया है? द्वितीय स्थिति में हमें बताया गया है कि फेरों की जो संख्या है वो पहले जो फेरों की संख्या थी उसकी दुगुनी हो जाएगी और जो लंबाई है वो पहले वाली लंबाई से दुगुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में n बराबर जो नया जो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n डेज से लिख रहा हूँ, जो कि n कैपिटल N डेज बट्टे में L डेज 2n बट्टे में 2L बराबर n बट्टे में L जो कि स्मॉल n के बराबर है। तो n डेज और n दोनों बराबर हैं। क्लियर? यहाँ से इन दोनों की वैल्यू बराबर आ गई है, दोनों बराबर प्राप्त हो गए हैं। देखेंगे हमें नया चुंबकीय क्षेत्र पूछा है तो बी डेस इक्वल, हमें बी डेस तो उतना ही रखना है, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही रखना है μ0 N डेस I डेस। तो हमें इस I डेस की वैल्यू ज्ञात करनी है यहाँ से। तो I डेस बराबर B अपॉन में μ0 N डेस। तो हमें यहाँ पर बहने वाली धारा पहले वाली धारा के इक्वल ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उतना ही उत्पन्न करना है। फेरों की संख्या दुगुनी, लंबाई आप दुगुनी कर देते हैं तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उतना का उतना चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए धारा कैपिटल I की इक्वल ही रखनी पड़ेगी। तो I डेस इक्वल टू B अपॉन में μ0 N, और यहाँ से μ0 N B अपॉन μ0 N ये I के इक्वल ही होता है। तत्पश्चात I डेस का जो मान है वो I के इक्वल होना चाहिए। इसमें B ऑप्शन सही होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए। किसी शुद्ध प्रेरकत्व, इसका स्व प्रेरकत्व कैपिटल L है, में कैपिटल I धारा प्रवाहित करने पर औसत संचित ऊर्जा कितनी होती है? तो किसी प्रेरण कुंडली के अंदर संचित जो स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ LI² के इक्वल होती है। तो यहाँ से आप देखेंगे हाफ LI² ऑप्शन द में दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक धात्विक वलय के पास लाया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास में एक धात्विक वलय है और इसके पास में हम यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेकर आते हैं
तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से धारा उत्पन्न होती है। तो इसका ये वाला जो फलक है वो एन ध्रुव की भांति काम करेगा, एन ध्रुव की भांति काम करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वामावर्त दिशा में विद्युत का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा। प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त दिशा में होगी। आगे हमें पूछा है फोटोन का संवेग होता है। तो देखिए फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर होता है एच न्यू, और फोटोन की जो ऊर्जा है E बराबर एच न्यू से पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम एम सी स्क्वेयर को एच न्यू के इक्वल पुट कर देंगे। एम इंटू सी फोटोन का संवेग हो जाएगा जो कि एच न्यू अपॉन में सी के इक्वल होगा। देखो ये आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जूल के इक्वल है। इनके मात्रकों के अकॉर्डिंग भी संवेग का मात्रक इसके इक्वल भी होता है। वैसे हमने आपको बता भी दिया है कि एच न्यू अपॉन में सी के इक्वल फोटोन का संवेग होता है। इसमें स ऑप्शन सही होगा। कार्यफलन निर्भर करता है, देखिए धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर कार्यफलन की वैल्यू डिपेंड करती है। अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग पृष्ठों के लिए कार्यफलन की वैल्यू अलग अलग होती है। तो कार्यफलन का मान धातु में उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे वाले ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता, प्रकाश की आवृत्ति पर भी डिपेंड नहीं करता। तत्पश्चात इसमें ए पार्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमें पूछा है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगुनी कर दी जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किस गुणक द्वारा परिवर्तित होगी। देखिए समझेंगे आप यहाँ से। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला होता है एच अपॉन में पी के इक्वल होता है। पी बराबर, देखिए मैं गतिज ऊर्जा और पी के बीच में एक रिलेशन आपके सामने रख रहा हूँ। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, जिसे हम पी स्क्वायर अपॉन में 2m भी पुट कर सकते हैं। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2m के बराबर पी स्क्वायर और p बराबर अंडर में 2m के देन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में h अपॉन में अंडर में 2m के। तो ये हमारे पास में लैम्बडा का फॉर्मूला आ गया है, ये वाला। क्लियर, इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 1। हमें पूछा है नई तरंगदैर्घ्य जब आप गतिज ऊर्जा दुगुनी कर देते हैं। लैम्बडा डेस बराबर एच अपॉन में अंडर में 2m के डेस। देखिए समझेंगे, ये जो के डेस है वो पहले वाली गतिज ऊर्जा के दुगुनी है। देन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एच अपॉन में अंडर में 2m इंटू 2k। तो देखिए यहाँ से ये जो 1/2 में अंडर 2 बाहर निकाल लेते हैं। एच अपॉन में अंडर में 2m के, ये लैम्बडा के इक्वल है। तो जो नई जो तरंगदैर्घ्य है ये लैम्बडा के इक्वल है। तो 1/√2 गुणा हो जाएगी, 1/√2 गुणा हो जाएगी। ये लैम्बडा डेस की वैल्यू है। तो नई जो तरंगदैर्घ्य है वो पहले वाली तरंगदैर्घ्य की 1/√2 गुणा हो जाएगी। तो किस गुणक से परिवर्तित होती है, तो 1/√2 से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक आवेश कैपिटल Q कैपिटल R त्रिज्या के गाउसीय गोले से परिबद्ध है। यदि त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो बाह्य विद्युत फ्लक्स होगा। यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास में एक गोला है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से एक गोले का निर्माण कर रहा हूँ। ये एक गोला है, छोटा सा मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर कोई आवेश है, उससे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। आप इस गोले की रेडियस को यदि आप दुगुना कर देते हैं, तो गोले की रेडियस को दुगुना कर देंगे तो भी उसमें से गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या समान रहेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान रहेगी तो जो विद्युत फ्लक्स है वो भी समान रहेगा। विद्युत फ्लक्स में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तत्पश्चात इसमें स ऑप्शन सही होगा। चौदहवें क्वेश्चन में देखेंगे आप,
हमारे पास में 14वें क्वेश्चन में बता रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर समान आवेश स्थित है। यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू। त्रिभुज के केंद्र O पर यहाँ ये इसका केंद्र है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस A है। तो विद्युत विभव V और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर विद्युत विभव इसकी वजह से उत्पन्न होगा, इसकी वजह से उत्पन्न होगा, इसकी वजह से उत्पन्न होगा। तो विद्युत विभव कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो इनकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो इस तरीके से दूर की दिशाओं में होगी और इनका मान समान होगा। इनके मध्य का कोण 120 डिग्री का है। तत्पश्चात इनका परिणामी निकालेंगे तो वो शून्य आ जाएगा, क्योंकि ये एक सममिति वाली स्थिति है। तत्पश्चात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, जबकि विद्युत विभव कभी भी शून्य नहीं होगा। इसमें द ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध लिखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr इस इक्वल होते हैं। ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर होता है माइनस में dV/dr मैक्सिमम n कैप के इक्वल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव के मध्य ये रिलेशन होता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव है और उस विद्युत द्विध्रुव के कारण से उसकी अक्ष के ऊपर ही स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि देखिए क्या है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। एक विद्युत द्विध्रुव है, इसका केंद्र O है। प्रत्येक आवेश की केंद्र से डिस्टेंस स्मॉल a है और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है। तो धनात्मक आवेश प्लस क्यू के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है। ऋणात्मक आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की विपरीत होगी, क्योंकि धनावेश से विद्युत क्षेत्र होता है दूर की ओर और इस ऋणावेश के कारण से विद्युत क्षेत्र होगा इसके पास की ओर। तो देखिए यहाँ से हम पहले इस प्लस क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं, जो कि E1 के इक्वल होगी। देखिए इस E1 का मान किसके इक्वल होगा कि आवेश Q बट्टे में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस आवेश से इसकी जो दूरी है वो r-a है। तो बट्टे में r-a का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे माइनस क्यू के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि E2 से हम पुट कर रहे हैं KQ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की तो r हो गई है और a इसमें और इंक्लूड हो जाएगा, तो r+a का होल स्क्वायर आएगा। अब बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि E1 माइनस E2 के इक्वल होगी KQ अपॉन r-a का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन में r+a का होल स्क्वायर के इक्वल होती है। देन कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी KQ, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया r-a r+a का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा देखिए r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर E बराबर KQ होल स्क्वायर को खोलेंगे तो r² प्लस a² प्लस 2ra माइनस में r² माइनस में a² माइनस में माइनस प्लस में 2ra अपॉन इसे हम r-a इंटू r+a का होल स्क्वायर एक साथ में पुट कर सकते हैं। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। E बराबर KQ
2RA और 2RA हो जाएगा 4RA, बट्टे में हमारे पास में आ गया आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से E बराबर के, इस तरीके से यदि आर स्क्वेयर बहुत छोटा, मतलब ए स्क्वेयर की तुलना में आर स्क्वेयर, ये जो ए है वो आर की तुलना में छोटा है, इसलिए आर स्क्वेयर की तुलना में इस ए स्क्वेयर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर जो कि आर की घात 4 हो जाएगा। तो एक घात यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, के क्यू इंटू 2a को हम p पुट कर देंगे, बट्टे में आर क्यूब रह जाएगा। तो ये है किसी विद्युत ध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हमने यहाँ पर थ्योरी बहुत कम पुट की है। 17वां क्वेश्चन देखिए, गाउस का नियम लिखिए। देखिए गाउस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान, बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेशों का एक बट्टा एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, वो बंद पृष्ठ में मौजूद कुल आवेशों का एक बट्टा एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। यह है गाउस का नियम। बी पार्ट में हमें पूछा है कि आवेश 4 गुणा 10⁻⁷ कूलाम के कारण से इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो बे पार्ट के अंदर हमें आवेश दे रखा है 4 गुणा 10⁻⁷ कूलाम, हमें डिस्टेंस दे रखी है 9 सेंटीमीटर, जिसे हम 9 गुणा 10⁻² मीटर भी पुट कर सकते हैं। और इस आवेश स्मॉल क्यू से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो विद्युत विभव होता है वो होता है KQ/R। तो V बराबर K का जो मान होता है वो 9 गुणा 10⁹, Q का जो मान होता है 4 गुणा 10⁻⁷, और R की जो वैल्यू है वो 9 गुणा 10⁻²। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁻² ऊपर जाएगी तो प्लस में 2। V इक्वल टू हमारे पास में देखिए कितना आ रहा है, 10⁻+4 रह जाएगी हमारे पास में। तो 4 गुणा 10⁻⁴ वोल्ट हमारे पास में आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 18वें क्वेश्चन में हमें किरचॉफ का पहला नियम का स्टेटमेंट लिखना है। क्या कहता है पहला नियम, कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। ए पार्ट का आंसर लिख रहा हूं मैं, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो समेशन I इक्वल टू 0। देखिए ये हमारे पास में जैसे कोई संधि बिंदु है, यहाँ से I1 धारा बाहर, I2 अंदर, I3 बाहर। तो संधि पर इनकी बाहर निकलने वाली धाराओं को हम पॉजिटिव ले लेंगे, अंदर जाने वाली धाराओं को हम नेगेटिव ले लेंगे। देन देखिए हमारे पास में बाहर निकल रही है तो इसको पॉजिटिव, अंदर जा रही है तो नेगेटिव। बाहर निकल रही है तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, बाहर वाली को इसको भी हम पॉजिटिव ले लेंगे। ये I5 और I6 दोनों अंदर जा रही है तो इसको हम ले लेंगे नेगेटिव में, दोनों ही नेगेटिव में आएगी। कुल मिलाकर ये 0 के इक्वल होगी। तो देखिए संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर भी होता है। एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर इसी नियम पर आधारित दे भी रखा है। हमें कैपिटल I की वैल्यू पूछी है, ये है कैपिटल I। आप यहाँ से देखेंगे 2 एम्पियर, 2 एम्पियर यहाँ पर आकर मिलेगी तो इधर जाएगी 4 एम्पियर। 4 एम्पियर की धारा इधर जा रही है, उसमें से 1 एम्पियर निकल गई है तो यहाँ पर हमारे पास में रह जाएगी 3 एम्पियर।
और इस 3 एम्पियर में से 1.4 इधर चली गई है, 1 इधर चली गई है, तो ये जो आई है वो 0.6 एम्पियर बच जाएगा। 0.6 एम्पियर इसकी वैल्यू प्राप्त होने वाली है। हमें पूछा है बायो-सावर्ट का नियम लिखिए। तो देखिए बायो-सावर्ट का नियम किसी धारावाही अल्पांश के लिए लागू होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये कोई धारावाही अल्पांश लिया है, इसमें से कैपिटल आई धारा बह रही है, अल्पांश की लंबाई dl है और इस अल्पांश से थीटा कोण पर एक बिंदु P स्थित है। तो इस बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इस अल्पांश में से बहने वाली धारा के समानुपाती, इस अल्पांश की लंबाई के भी समानुपाती तथा अल्पांश तथा अभिष्ट बिंदु के मध्य के कोण के ज्या के भी समानुपाती तथा इन दोनों के मध्य अल्पांश से अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों रिलेशनों को हम कंबाइन करके लिखें तो dB समानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, और यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, वो जो कांस्टेंट है μ0/4 के इक्वल होता है। ये हमारे पास में है बायो-सावर्ट का नियम। हमें इसके अगले पार्ट में पूछा है 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर धारा को परिभाषित करने के लिए दो समांतर हम धारावाही चालक तार लेते हैं और उनमें से बहने वाली धाराएं I1 और I2 हैं। दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल d है और प्रत्येक की लंबाई स्मॉल l है। तो उन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होता है μ0 I1 I2 L बट्टे में 2πd से लिखा जाता है। यदि देखिए 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा के लिए हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। I1 और I2 दोनों को हम इक्वल ले लेंगे 1 एम्पियर। इसके अलावा d हम 1 मीटर, L हम 1 मीटर। देन हमारे पास में देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, F बराबर हमें प्राप्त होगा μ0, ये एक और ये भी एक है तो 2π बच गया। इस μ0 का मान होता है 4π इंटू 10⁻⁷ अपॉन में 2π नीचे पढ़ाई है। तो यहाँ से 2 गुणा इसकी घात -7 न्यूटन हमें प्राप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ से हम इस 1 एम्पियर की डेफिनेशन को दे रहे हैं। 1 एम्पियर की डेफिनेशन यही कहती है कि दो समांतर धारावाही चालक तार यदि जिन प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर, दोनों के मध्य की दूरी 1 मीटर तथा उनके मध्य लगने वाला बल जब 2 गुणा इसकी घात -7 न्यूटन होता है तो प्रत्येक तार में से बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। तो 1 एम्पियर की जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए एकांक लंबाई, दोनों की जो लंबाई है वो 1 मीटर होनी चाहिए। एकांक लंबाई वाले समांतर धारावाही तार एकांक दूरी पर स्थित हो तथा उनमें से बहने वाली तथा उन पर लगने वाला बल 2 गुणा इसकी घात -7 न्यूटन हो, तो प्रत्येक तार से बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर होगी। तो यह है 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। विद्यार्थियों अब जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से बड़े हैं और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप यहाँ से देख सकते हैं। 20वां जो क्वेश्चन है वो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि किसी कुंडली से संबद्ध जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इसका भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 21वां क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति को समझाइए। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब दहलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। देखिए आगे हमें पूछा है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति समझाइए। देखिए प्रकाश की कुछ घटनाओं को समझाने के लिए हमें उसकी तरंगीय प्रकृति लेकर चलनी पड़ती है, लेकिन कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, जीमान प्रभाव है, कॉम्पटन इफेक्ट है, रमन प्रभाव है, उन घटनाओं को तरंगीय प्रकृति से नहीं समझा जा सकता। उनको समझने के लिए हमें प्रकाश को ऊर्जा के एक पार्टिकल कण के रूप में लेकर चलना पड़ता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। फोटोन प्रकाश की कणीय प्रकृति को बताता है। तो प्रकाश की सभी घटनाओं को समझने के लिए हमें प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के साथ में कणीय प्रकृति भी मानकर चलनी पड़ती है। तत्पश्चात प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता अर्थात कण तथा तरंग दोनों प्रकृति उसकी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। इसकी संतुलन अवस्था के लिए हमें एक रिलेशन भी प्राप्त करना है। P/Q बराबर होता है R/S। इसका वीडियो भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमें आगे विभवमापी का सिद्धांत भी पूछा है और विभवमापी की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र भी पूछा गया है। 23वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें धारामापी क्या है, चल कुंडली धारामापी की संरचना, सिद्धांत और कार्यविधि को पूछा गया है। एम्पीयर का नियम, धारामापी, विभवमापी, ये जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग सभी जिलों के पेपर्स में देखने को मिले हैं। एम्पीयर के नियम का स्टेटमेंट पूछा है। हमें लंबे धारावाही चालक के कारण से उसके बाहर, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी पूछी है। देखिए इस पेपर का जो 24वां क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। 24वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। सेल्फ इंडक्शन के बारे में हमें पूछा है। किसी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक पूछा गया है। हमें L की वैल्यू निकालनी है किसी प्रणालिका के लिए, जो कि μ0n² A/L के इक्वल होती है। हमें आगे पूछा है गतिक विद्युत वाहक बल क्या है। ये क्वेश्चन भी अदर जिलों के चैप्टर में देखा गया है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ घूर्णन गति के कारण से उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका व्यंजक भी हमें पूछा गया है। द्रव्य तरंगों की डी ब्रोगली की जो परिभाषा है, परिकल्पना है, उसको हमें पूछा गया है। तो देखिए डी ब्रोगली की परिकल्पना हमें यह कहती है कि जिस प्रकार से जो प्रकाश है वो तरंगीय प्रकृति के साथ में कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार से गतिशील जो द्रव्य है वो कणीय प्रकृति के साथ में तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें हमें पूछा है डेविसन जर्मर प्रयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसी क्वेश्चन के अथवा में हमें पूछा गया है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की कैसे इन्होंने व्याख्या की उसके बारे में भी हमें समझाना है। तो ये जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही।